आज इस दिव्य कार्यक्रम में उपस्थित जौनपुर जिले के कई सम्मानित भाइयों और बहनों, विशेष रूप से यहां उपस्थित बड़ियाऊ के माननीय विधायक जी श्री पटेल जी, हमारे मित्र तो पटेल जी भी हैं, हमारे मित्र ब्रजेश पिंसू जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पुष्पराज सिंह जी, हम सब के बहुत ही वरिष्ठ और सम्मानीय नेता और मुंबई की राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत ही जो एक स्थान रखने वाले, हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत, हम सबके गर्व समान हमारे माननीय सिंह साहब और तमाम यहाँ उपस्थित अधिकारीगण, कार्यकर्तागण, सभी भाई बंधु, हमारी जौनपुर की, मछली शहर की, मुगलाबाद शाहपुर के सभी नगरों के, गौराबाद शाहपुर के सभी सभापति गण, अध्यक्षगण, सभी भाइयों और बहनों, आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय कृपाशंकर सिंह जी अभी बता रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैसे देश को बदला है और प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कैसे परिवर्तन आया है। इसका हम लोग 8 साल का, मैंने अभी पत्रकार वार्ता में भी कहा कि देखिए 8 साल में जो काम हुआ है उसको किसी एक दिन में कह पाना या किसी एक पत्रकार वार्ता में कह पाना या एक किसी भाषण में कह पाना बहुत ही असंभव कार्य है। फिर भी कुछ बातें आपको विभिन्न माध्यमों से कार्यक्रमों में बताई गई हैं, कुछ बातें मैं भी बताने की अवश्य कोशिश करूंगा। लेकिन एक बात आप जो उसका मूल बात है, निचोड़ है, वो ये है कि भाइयों बहनों, ऐसा शासन, ऐसा सुशासन जो है वो बहुत सैकड़ों वर्ष के बाद कभी कभार किसी क्षेत्र को, किसी देश को, किसी प्रदेश को मिलता है। पुराने जमाने में हजारों साल के इतिहास को आप देख लीजिए, हजारों साल के इतिहास में किसी एक समय काल को या किसी एक राजा के काल को स्वर्ण काल क्यों कहा गया होगा? इतिहास तो अपना, मानव जाति का इतिहास तो बहुत लंबा है और सबने अपने अपने ढंग से प्रयास किया होगा, सभी राजाओं ने अपने अपने ढंग से प्रजा के लिए कुछ न कुछ तो किया होगा। लेकिन किसी एक राजा के काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? इसलिए कि उसने कुछ ऐसा खास किया होगा जो बाकी राजाओं ने नहीं किया होगा, कुछ ऐसा विशेष ध्यान रखा होगा प्रजा का जो बाकी राजाओं ने नहीं रखा होगा। वही स्थिति, मैं तो यूं कहूंगा कि वही स्थिति जो है स्वतंत्र भारत के इतिहास में 1947 के बाद की अगर बात किया जाए तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जनता का शासन, जनता के लिए जो कहा जाता है, वो पहली बार प्रस्थापित हुआ है और इसको मैं स्वर्ण काल मैं कहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप सबको मालूम है कि जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, माननीय कृपाशंकर सिंह जी आप बता रहे, आप जो बात कर रहे थे, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तब से मैं उनके, चूंकि साथ रहने का सौभाग्य मिला है, मुझे उनकी सहायक के रूप में काम करने का सौभाग्य मिला है। ये जो आप सबका साथ सबका विकास का जो शब्द सुनते हैं और जिसको बाद में उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद और भी चरितार्थ किया और भी उसको व्यापक ढंग से लगाया, चलाया उस मंत्र को, वो उसकी शुरुआत जो हुई थी उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कर दिया था। सबका साथ सबका विकास, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों की संख्या कम होती जा रही थी गुजरात में उन दिनों, कई राज्यों में ऐसा संकट दिख रहा था। देश के ऐसे अनेक ज्वलंत जो है समस्याएं थी जिनको लेकर के गुजरात के मुख्यमंत्री काल में ही वो चिंतित दिखना शुरू हो गए थे। उदाहरण के रूप में कुपोषण, महिलाओं में कुपोषण की जो समस्या है, बच्चों में जो हमारे नवजात शिशु होते हैं उनमें जो कुपोषण की समस्या होती है, तो ये सारी बातें जो हमारे देश के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, उनका बीजारोपण जो है उनके मुख्यमंत्री काल में ही हो गया था। और जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने, संयोग से मैं उनके पीछे पीछे हम भी दिल्ली आए और मैंने स्वयं देखा कि पहले दिन से
देश में ये जो सारी समस्याएं हैं, जो हमारी ऐतिहासिक समस्याएं थी, उसमें अभी किसी ने स्वच्छता की बात यहाँ जिलाधिकारी जी ने किया कि स्वच्छता में ही लक्ष्मी का वास होता है। ये बात अगर आप सबको याद हो तो उन्होंने अपने पहले लाल किला के पहले भाषण में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई देश को स्वच्छ बनाना है। हमारे नगरों को, हमारे अस्पतालों को, हमारे शिक्षण संस्थाओं को, हमारे बस स्टेशनों को, हमारे रेलवे स्टेशनों को हम स्वच्छ क्यों नहीं रख सकते। और उसका आप देख रहे हैं कि 10 साल में बड़ा असर पड़ा है। हमारे आपकी जहन में जो स्वच्छता का जो मुद्दा होता है वो उतरा है और हम लोग हर व्यक्ति ये प्रयास कर रहा है कि हम कम से कम गंदगी हमारे जरिए न हो। हम कोई केले का छिलका या कागज का टुकड़ा हम यहाँ वहां न फेंके जिसकी वजह से गंदगी। तो ये ऐसे लोगों के हाथ में अपनी बागडोर है, अपने देश की बागडोर है और इसीलिए मैं कहता हूं कि हम इस समय स्वर्ण काल में स्वतंत्रता के बाद जी रहे हैं। उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने एक बार इन दोनों अपने नेताओं के लिए एक बार विधानसभा में कहा था, एक शेर कहा था, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो ये दोनों ऐसे हैं कि जिनका अपना कोई मकान नहीं है। ये हमारे आपके लिए जीते हैं, हमारे देश के लिए जीते हैं, हमारे प्रदेश के लिए जीते हैं और मुख्यमंत्री जी का भी उतना ही बड़ा योगदान प्रदेश के विकास में, प्रदेश को स्थिर शासन देने में, प्रदेश को सुशासन देने में बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा भगीरथ प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और कर रहा है। कई बार देखिए, हम पूर्वांचल के लोग, हम भी यहीं के इसी मिट्टी के बगल के मऊ के रहने वाले हैं। आजमगढ़ और मऊ पहले एक ही जिला हुआ करता था और उन दिनों आजमगढ़ की सीमा जौनपुर से लगती थी, तो हम एक तरह से तब भी पड़ोसी थे, आज भी पड़ोसी हैं और हमारे कई रिश्तेदारियां जौनपुर जिले में भी हैं। हमारे कई लोग यहाँ उपस्थित भी हैं, कई हमारे मित्र। तो कुल मिला के हम एक परिवार के हैं, एक घर के हैं, एक मिट्टी के हैं। इसलिए ये बात मैं बहुत पहले भी कह चुका हूं कि कई बार जब हमको अच्छी चीज मिल जाती है तो हमारे साथ कितना बुरा हो सकता था उसका हम ध्यान नहीं देते। जैसे मान लीजिए आप कहीं गाड़ी में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ, लेकिन छोटा मोटा नुकसान होकर के आप बच गए, आपका जीवन बच गया, आपकी गाड़ी बच गई। आपको ये अंदाज नहीं आता है कि ऐसे ही एक्सीडेंट में रोज सैकड़ों लोग मर जाते हैं, आप बच गए। तो अब जब हमें अच्छा मिल जाता है, अच्छा दिन मिल जाता है, अच्छा समय मिल जाता है, अच्छा शासन मिल जाता है, तो पीछे की बातें हम बड़ी आसानी से भूल जाते हैं। बहुत याद कराना पड़ता है। अगर हम याद देखिए, किसी चीज को अगर वास्तव में उसका मूल्यांकन करना हो तो अगर मोदी जी नहीं आए होते, देश का प्रधानमंत्री नहीं बने होते, तो देश की क्या स्थिति होती, इसका अंदाजा बहुत लोग नहीं लगा पाते। मैं उसका थोड़ा इशारा करूंगा आपको। अगर माननीय योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री 2017 में नहीं बने होते तो अपने प्रदेश की क्या स्थिति थी और कितना रसातल में प्रदेश जा रहा था और कितनी तेजी से और नीचे गया होता, इसका अंदाजा शायद हमको आपको नहीं लग पाता। अगर लगता तो कृपा शंकर जी के साथ आप ऐसा व्यवहार किए होते, नहीं किए होते ना, नहीं लगता है। अच्छी चीज जब मिलती है तो कितना बुरा हमारे साथ हो सकता था या हो रहा था, उसका अंदाजा आपको नहीं लगता है, हमें नहीं लगता है। अगर मैं केंद्र सरकार से शुरुआत करूं तो आपने जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो आपने ये तो सुना ही होगा कि उन दिनों की सरकार में रोज कोई न कोई नया घोटाला होता था। ये तो आपने सबने सुना है ना, कहीं कोयला घोटाला, कहीं टेलीफोन घोटाला, कहीं ये घोटाला, कहीं वो घोटाला। हमारे दिल्ली में कई अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन कॉमनवेल्थ गेम। कई पुल तो वहां खिलाड़ी के रहते रहते गिर गए, इतना भ्रष्टाचार हुआ, इतना खराब काम हुआ। महाकुंभ में 66 करोड़ लोग आए थे, एक भी पुलिया टूटने का आपको किस्सा मिला है? कहीं आपने देखा कि कोई गाड़ी जा रही थी और बैठ गई, गाड़ी बालू में धंस गई
रेती में धंस गई, कोई घाट बना था वो धंस गया नदी में, कहीं आपने कोई पुल बना था, और सब काम बड़ी जल्दी में हुए, ये भी बात है। सब काम काफी समय मर्यादा होती है। पानी दिसंबर तक तो वहां पानी भरा हुआ था, गंगा जमुना सरस्वती की गंगा जमुना के बाढ़ में वहां पानी भरा हुआ था। 2 महीना खाली मिला है हम लोगों को काम करने के लिए। आपने कहीं सुना कि कोई बिजली का खंभा जो है गाड़ने के बाद टेढ़ा हो गया कुंभ में? कहीं आपने फोटो वायरल होते हुए देखा? नहीं देखा होगा। ये फर्क है भाइयों बहनों, ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और जो लोग आज बड़ी बयानबाजी हो रही, कांग्रेस के लोग, सपा के लोग, कि ये तो हुआ नहीं, वो तो हुआ नहीं, योगी जी का शासन फेल है, मोदी जी का शासन फेल है, उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि इतना बड़ा कुंभ का आयोजन हुआ, तुम्हारे कॉमनवेल्थ गेम में जो सैकड़ों पुल पुलिये टूटे थे, कई लोगों के पूरी दुनिया में बदनामी हुई थी भारत की, ऐसा कोई महाकुंभ में क्यों नहीं हुआ भाई? आपने इसकी कभी जानने की कोशिश किया है? और वो महाकुंभ कि जहां दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी आके रही है, पहला आबादी भारत की है, दूसरी आबादी चीन की है, भारत की भी लगभग आधी आबादी उस समय महाकुंभ के प्रयाग की धरती पे थी भाइयों बहनों। और दुनिया के तीसरा सबसे बड़ा देश अमेरिका है, 35 करोड़ की आबादी वाला, उसकी 2 गुनी आबादी, 66 से 67 करोड़ लोग जो है वो प्रयाग की धरती पे थे, लेकिन कहीं भी एक भी वाहन न टूटा, न कोई पुल टूटा, न पुलिया टूटा, न घाट टूटा। क्यों? इसलिए कि एक एक पैसा जो पुल पुलिया के लिए आया था वो पुल पुलिया में ही लगाया गया है, इसलिए मजबूत है। और आज नहीं, मैं तो गारंटी देता हूं कि भगवान की कृपा रही तो आज नहीं, वो 100 साल तक उसको कुछ नहीं होने वाला, जो काम वहां हम लोगों ने कराया। तो ये फर्क है। मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, परिवार का शासन चलता था। आए दिन ये लोग संविधान की बातें करते हैं, ये लोग स्वतंत्रता की बातें करते हैं, आए दिन गवर्नर बदले जाते थे, आए दिन मुख्यमंत्रियों को हटाने का पैरवी कांग्रेस की सरकारों में होती थी। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 17 के पहले भाइयों बहनों, अगर हम 2-3 बातों की ही बात करें, बाकी तो बहुत लंबी लिस्ट फहरिस्त हो सकती है इनके कुशासन की, समाजवादी पार्टी का जो शासन चल रहा था। और वो लोग आज पूछ रहे हैं कि योगी जी ने ये नहीं किया। अरे भाई, तुम 4-4 बार सरकार चलाए, तुमने क्या किया? योगी जी ने तो 8 साल में जो किया है वो देश में 80 साल में नहीं हुआ है, 80 साल के शासन में नहीं हुआ है। उतना काम 8 वर्षों में हुआ है। और 3 साल का तो मैं व्यक्तिगत रूप से साक्षी हूं कि दिन रात हम लोग मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अगर योगी जी नहीं आए होते तो उत्तर प्रदेश की और जौनपुर की, आजमगढ़ की, मऊ की, पूर्वांचल की क्या स्थिति थी? आए दिन हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती, चोरी होती थी कि नहीं होती थी? रोज आपको समाचार मिलते थे कि फलाना शाम को गया था मार दिया गया, सुबह गया था मार दिया गया, ये लड़की वहां जा रही थी उसके साथ अत्याचार हुआ, वो महिला वहां जा रही थी उसके साथ छिनौती हुई, उसके साथ ये घटनाएं अब जो है कभी कभार सुनने को मिलती है। क्यों? शासन बदला है। क्यों? पार्टी बदला है। क्यों? मानसिकता बदली है पार्टी जो शासन में। आए दिन यहां बात हो रही थी, बात सही भी है कि जौनपुर जैसा जिला या पूर्वांचल के अनेक ऐसे जिले हैं, उसमें भी विशेष रूप से जौनपुर में जितने लोग आईएएस और पीसीएस होते हैं, शायद उतना पूर्वांचल के तो किसी जिले में नहीं होते होंगे, बाकी उत्तर प्रदेश में तो कहां से होंगे। और मैंने प्रत्यक्ष देखा है जौनपुर के मित्रों के साथ प्रयाग विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हुए, मैंने खुद अनुभव किया है, बहुत ही तेजस्वी लोग हैं। लेकिन सपा की सरकार में जो लोग पीसीएस की परीक्षाएं देते थे उनके साथ क्या होता था? आप कुछ भी लिख करके आइए, कितना भी बढ़िया लिख करके आइए, कितना भी मेहनत करके पढ़ाई करिए, कितना भी बढ़िया कापी भर भर के 3-3 कापी लिख के आइए, चुनाव उसका होता था जिसका चाचा चाची भाभी भैया जो है, जिसके यहाँ से लिस्ट में जिसका नाम आता था उसका चुनाव होता था। इस तरह का परिवारवाद, इस तरह का जातिवाद, इस तरह का भ्रष्टाचार हमने स्वयं अपनी आंखों से मित्रों देखा हुआ। और आप में से आपके भाई बंधु बहुत से रिश्तेदार जो लोग उन दिनों और आज भी जो परीक्षाओं, जो व्यक्तिगत क्वालिटी के बल पर, मेरिट के बल पर जो परीक्षा में पास होकर के नौकरी पाना चाहते हैं
और जिनको मिलनी भी चाहिए उन लोगों के साथ कितना अन्याय इन लोगों ने किया था। अभी पढ़ाई की बात हो रही थी, यहाँ बच्चियां आई थी, कितनी तेजस्वी बच्चियां, रश्मि रथी कोई सुना रहा है तो कोई महामृत्युंजय जैसा शब्द, जगत जननी जैसा शब्द, और पटेल साहब ने तो उससे भी कठिन शब्द पता नहीं क्या बोल दिया था, हम भी नहीं समझ पाए, तो बच्चे का अर्थ समझेंगे। तो ऐसे शब्द क्षण में, एक क्षण में लिख करके उस बच्ची ने दिखाया। ये परिवर्तन इसलिए आया है भाइयों बहनों, आप मानो इस बात को, मैं अपने घर में खड़ा होकर के अपने घर के लोगों से कह रहा हूं, ये परिवर्तन नहीं आया होता अगर सपा नहीं होती, बिना पढ़ाई के पास करना, क्या बोले, सब पास वाली अगर परंपरा रही होती तो हमारे गांव में तो एक थे स्कूल है, तो एक बार हम पूछे 8-10 साल पहले की बात है, कैसा चल रहा है स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है, तो लोग कहे कि भाई साहब अब तो स्थिति ही हो गई है, पहले ये हुआ सपा के शासन काल में कि लड़कन के नकल करवाने की परंपरा शुरू हो गई। हम लोगों के टाइम भी थोड़ा बहुत लोग करते थे, कोई जूता में खोस के ले आता था, कोई बाल में खोस के ले आता था, ये सब थोड़ा बहुत, लेकिन वो कितना कर पाएगा कोई आदमी है? लेकिन बाद में सपा के शासन में तो खुलेआम पूरा क्लास को बैठा के और बोल दिया जाता था, ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया जाता था। तो एक दिन हम पूछे कि आजकल का हाल है, तो आजकल एक भैया ऐसा हाल है कि अब तो ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाले भी नहीं मिल रहे हैं, इसलिए कि शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है, इतना गिरा दिया गया है सब पास वाली परंपरा के चलते कि अब नकल कराने वालों को भी खोजना पड़ता है कि जो नकल करा सके। ये स्थिति इस ढंग से समाजवादी पार्टी ने हमारे राज्य का नुकसान किया जिसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और वो लोग आज कह रहे हैं कि नहीं, समाज भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन ये है, डबल इंजन वो है। अरे तुमको कहने का अधिकार क्या है भाई? अपना चेहरा तो पहले आईने में देखो, अपना चेहरा पहले शीशे में देखो, फिर भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की और योगी जी की बात करना। तो इसलिए मित्रों, हमें जो पहली बात मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि हम बहुत डिटेल में तो जाएंगे और अनेक कार्यक्रमों में आपको एक एक करके बातें होंगी, लेकिन उसका निचोड़ है वो ये है कि सुशासन जब मिला है, कई बार एक और कहानी मैं बताऊंगा आपको, एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। उसमें यह है कि एक आदमी बड़ा परेशान था तो समुद्र के किनारे चला गया। समुद्र के किनारे गया तो वहां तमाम तरह के पत्थर वहां पड़े हुए थे। तो गुस्से में और कोई काम नहीं था और कुछ करने को नहीं था, तो एक एक पत्थर उठा उठा करके नदी में फेंक रहा था, समुद्र में फेंक रहा था। कहानी ये कहती है कि जब आखिरी पत्थर बचा तब तक सूरज की किरणें, थोड़ा अंधेरा में सुबह अर्ली चला गया था, तब तक सूरज की किरणें जो है उठने लगी थी। जैसे ही फेंका तो पत्थर पे सूरज की किरणें जब पड़ी हैं तब उसको लगा कि अरे ये तो पत्थर नहीं था, ये तो हीरा था, ये तो कुछ मूल्यवान चीज थी, इसको हमने फेंक दिया। और पूरी रात में फेंकता रहा। तो ये सुशासन जो मिला है इसको आप लोग पकड़ के रखे रहिए, इसको फेंकना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को आप अपनी पार्टी बनाए रखिए और हमारे जो नेताओं का जो काम करने की जो शैली है, काम करने की जो परंपरा है, वो हमारा भला करेंगे ही करेंगे। और कोई कुछ कर ही, उनके और कुछ आता ही नहीं है। मैंने बताया ना, उनका परिवार नहीं है, उनका घर नहीं है, करेंगे क्या? 24 घंटा राज्य की चिंता करना है, 24 घंटा देश की चिंता करना है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हमें पकड़े रखना है, भारतीय जनता पार्टी को जिताते रहना है। और तभी ये सुशासन जो हमें बड़ी तपस्या के बाद, बड़ी कठिन, बड़े लंबे इंतजार के बाद मिला है, वो तभी बरकरार रहेगा जब हम और आप सतर्क रहेंगे। कुछ उदाहरण मैं अगर दूं, और तो मैं तो प्रयाग पढ़ता था और मैं एकदम अपने जीवन के ही उदाहरण दूंगा। बाकी इधर उधर का किताबी उदाहरण तो जो छपी है किताबें आप पढ़ लीजिएगा, उसमें भी बहुत कुछ लिखा है। अपने जीवन का मैं अपना खुद के अनुभव वाला उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। वो ये है कि प्रयाग में मैं पढ़ता था, मऊ का रहने वाला था, तो बस से आते जाते थे और एक यात्रा में मऊ से प्रयाग जाने या प्रयाग से मऊ जाना, पूरा का पूरा दिन उसमें हमारा लग जाता था। रोड की स्थिति इतनी खराब होती थी, जो दो पहिए वाली, 4 पहिए वाले इतने चलने वाले होते थे
कि पूरा दिन सुबह के निकलते थे हम लोग प्रयाग से, तो गांव मऊ पहुंचते पहुंचते जो है शाम हो जाती थी, और वो भी पहुंचने के बाद कमर जो है किसी काम लायक नहीं रह जाती थी, कमर जो है टेढ़ी हो जाती। आज प्रयाग से निकलिए, जौनपुर आइए, जौनपुर से आजमगढ़ जाइए, थिकमा गौराबाद शाहपुर होते हुए मऊ चले जाइए, और अगर आपकी इच्छा हो, थोड़ी हिम्मत हो, तो मऊ से आप वापस आ सकते हैं। इतना सुधार हुआ है कि नहीं, हमारे आपके देखते देखते हुआ है कि नहीं हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे अगर आप सीधा जा रहे हैं तो और भी कमाल की बात है, और भी बढ़िया हो गया। ये सब परिवर्तन किसके समय में आया है? ये सब परिवर्तन मोदी और योगी जी के समय में आया है कि नहीं आया है? आप सब गरीबों को यहाँ हमें बताया गया इस जिले में भी और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, अपने प्रदेश में लगभग 15 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दिया जा रहा है। ये राशन जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये योजना शुरू किया, मैं उस मीटिंग का भागीदार था, मैं उस मीटिंग में उपलब्ध था, और लोगों ने कहा कि साहब ये तो बड़ा खर्चा हो जाएगा, देश लुट जाएगा, ये हो जाएगा, करोड़ों रुपया अन्न का भंडार जो है अगर इसे खोल देंगे तो चला जाएगा। तो हम लोगों ने एक ही सवाल पूछा कि भाई एफसीआई के गोदामों में और रेलवे स्टेशनों पर रखे जो बोरी का बोरी गेहूं और चावल जो सड़ जाता है वो कितने करोड़ का होता है? और आप मानोगे नहीं, पहले की सरकारों में जो लोग देश की बात करते हैं उनको साधारण सी बात, जो अन्नदाता किसान अपने खून पसीने से पैदा करता है अन्न, जो फसल पैदा करता है, करोड़ों टन सामान जो है, अन्न जो है, खाद्यान्न जो है, कहीं रेलवे स्टेशन पे सड़ जाता था तो कहीं एफसीआई के गोदामों में सड़ जाता था। और एक आंकड़ा मैंने उन्हीं दोनों पढ़ा था और उसी से हमने निरुत्तर किया विभागों को, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो ये था कि इतना अनाज सड़ जाता है कि बिहार जैसे राज्य को, पूरे राज्य को पूरा 1 साल मुफ्त में हम खिला सकते हैं। इतना अन्न जो है हर साल सड़ जाता है। तब हम लोगों ने कहा कि भाई ये आपकी गणित तब क्यों नहीं काम में आती है, तब क्यों फेल हो जाती है? तो कोई जवाब नहीं था। और हिम्मत के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जब कोरोना का समय आया, जब सबको संकट, हमारे कर्मचारियों पे, हमारे छोटे व्यापारियों पे, किसानों पे, छोटे उद्योग करने वाले, दुकान लगाने वाले, ठेले पे सामान बेचने वाले, जब सब कुछ बंद हो गया था, तब उन्होंने ये शुरू किया और गरीबों के लिए आज 80-81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास करोड़ों लोगों को दिया गया। इसी राज्य में, उत्तर प्रदेश में 50-60 लाख लोगों को दिया गया है। हमारे नगरीय क्षेत्रों में 16-17 लाख लोगों को दिया गया है। पहले क्यों नहीं दिया गया? पहले क्यों नहीं ये काम हुआ? अभी भी जो बचे हैं उनको प्रधानमंत्री का दूसरी योजना की जो दूसरी किस्त आ रही है, दूसरा जो चरण आ रहा है, उसमें दिया जाएगा। तो ये सारी समस्याएं हमारे आपके सामने उपलब्ध थी और जिनका समाधान हुआ है या हो रहा है और बहुत तेजी से हो रहा है। बिजली की व्यवस्था में बिजली मंत्री हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन लोग बताते हैं और मैं भी यूपी से जुड़ा रहा हूं। अभी माननीय कृपाशंकर सिंह जी बोल रहे कि बिजली की व्यवस्था कितनी चरमराई हुई थी, बिजली की बात ही नहीं कोई करता था। एक गांव में, 2 गांव में, एक जिले में, 2 जिले में लोग बिजली दे देते थे और पूरा प्रचार करते थे कि पूरे प्रदेश में बिजली आ रही है। आज हर गांव में, हर गली में, हर सड़क पे बिजली आपको उपलब्ध मिलती है और उसका हमको संतोष मिलता है। पानी हर गांव में, हर घर में जल देने का किसी ने सोचा था कि भारत जैसे विशाल देश में कहीं पहाड़ पे है तो कहीं जंगल में है, कहीं नदी के किनारे है, कहीं दुर्गम क्षेत्र में है, ऐसे देश में भी, ऐसे प्रदेश में भी हर घर नल से जल पहुंचाने की जो बात है, कभी किसी ने सोचा था कि ये सपना है? किसी ने सोचा था कि साकार होगा? लेकिन साकार हुआ। हर रसोई घर में गैस पहुंचने का, मैं अपना खुद का अनुभव फिर से बताऊंगा कि मैं जब आईएएस अधिकारी हो गया, इन्हीं लोगों की तरह जब डीएम सीडीओ बना, तो एक एमपी साहब थे हमारे, गुजरात में हम नौकरी करते थे, मैं उन दिनों सीडीओ था। तो डीएम साहब के कमरे में एक संजोग से एमपी साहब आए थे, डीएम साहब बैठे थे, मैं भी पहुंच गया, बातचीत होने लगी। और ये मैं बात कर रहा हूं 91-92 की मैं बात कर रहा हूं।
उन दिनों गैस कनेक्शन मिलना कितना टेढ़ी खीब होती थी, पुराने लोगों को सबको मालूम है। और मैं अपने घर के बातचीत होने लगी गैस कनेक्शन की, तो मैंने एमपी साहब से पूछा कि भाई साहब आप लोग जो बात कर रहे हो, मुझे भी बहुत जानकारी भी नहीं थी। तो हमने कहा कि क्या आपका जो एमपी वाला कोटा होता है, ये आप गुजरात के एमपी हो, तो क्या आप उत्तर प्रदेश में दे दोगे तो भी माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तो उन्होंने कहा नहीं भाई साहब माना जाएगा, अगर चाहिए आपको तो मैं लिख दूं। हमने कहा भाई साहब अभी लिख दीजिए। तो वो पहला वो गैस का हमारे घर में कनेक्शन गुजरात के एक एमपी के मेहरबानी से लगा था। अब जो है ये लोग आपके पीछे घूम रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी, कि भैया गैस ले लो, बहन जी गैस ले लो, अपनी रसोई को गैस आधारित कर दो, धुआं मत उड़ाओ, धुआं मत खाओ। शौचालय वैसे ही शौचालय भी एक जमाने में बड़े लोगों का ये लग्जरी का आइटम होता था। अरे उनके घर में तो शौचालय है, उनका तो घर बड़ा वो है कि उनके घर में 2-2 ठो लैट्रिन बनी हुई है। आज शौचालय बनाने के लिए सीडीओ साहब नहीं बनवा पाएंगे तो इनका सीआर खराब हो जाएगा, सुनिए इनका प्रमाण पत्र गड़बड़ हो जाएगा अगर 100% शौचालय नहीं बना देंगे। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। माताओं बहनों की चिंता, पहले मैं बताया कि गुजरात जैसे समृद्ध प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में तो और भी हालत खराब थी। माताओं के सगर्भा माताओं के में कमी, उनके आयरन में, उनके और भी मापदंडों में कमी, नवजात शिशुओं की मृत्यु, ये तमाम जो बातें थी वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी खाली अपने परिवार के लोगों पर लागू करती थी कि हाँ हमारे घर में सब लोग स्वस्थ, इतने स्वस्थ हो जाए कि वो एमपी बन जाए। यही होता था ना, सब लोग इतने बढ़िया जुझारू हो जाए, लड़ाकू हो जाए कि एमएलए बन जाए और मंत्री बन जाए। अपने घर को एकदम टाइट रखते थे। लेकिन बाकी की जनता क्या करती थी? बाकी की जनता कुपोषण से, आयरन की कमी से माताएं, कुपोषण से बच्चे, सेवा की कमी में, स्वास्थ्य की सुविधाओं की कमी से वृद्ध और बीमार लोग होते थे। यही इस पूर्वांचल में आपको मालूम नहीं है कि बीड़ी और तंबाकू की आदत के चलते कैंसर से कितने लोग हर साल मर जाते हैं। इसका कोई गिनती नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है इसका। माननीय प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बने तो पहली बार पूर्वांचल के लिए, और अगर कोई बीमार पड़ जाए, अगर थोड़ा बहुत कनेक्शन है कृपाशंकर सिंह भाई साहब जैसे लोगों से, तो टाटा मेमोरियल एक बंबई में था। पूरे देश, पूरे पूर्वांचल के लोग टाटा मेमोरियल मुंबई में जाते थे। वो भी बड़ी पहुंच वाला अगर व्यक्ति होता था तो उसका एडमिशन जो है टाटा मेमोरियल में बड़ी मुश्किल से होता था। ऐसा मैंने प्रत्यक्ष खुद देखा है। कई लोगों का मैंने टाटा मेमोरियल भेज के इलाज करवाया, इसलिए मुझे इस बात की जानकारी है। प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बने, और आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं, आप सब भी उसका उपयोग करिएगा, भगवान न करे आपको जरूरत पड़े, लेकिन पड़ जाए तो यही बनारस में टाटा मेमोरियल की जैसे ही अस्पताल माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हम सब ने मिलकर के बीएचयू में महामना मदन मोहन मालवीय कैंसर अस्पताल जो है यही आपके बगल में बनवाया है। ये पूर्वांचल की सेवा कर रहा है। तो ये सब चिंता 75 साल क्यों नहीं हुई भाई? 70 साल क्यों नहीं हुई? आप जनता को बड़े बड़े लुभावनी बातें करके कि संविधान में ये हो जाएगा, संविधान में होना होता तो 10 साल प्रधानमंत्री रह लिए हैं प्रधानमंत्री जी, अभी तक कर दिए होते। इस साल भी अब लगभग 1 साल तीसरे टर्म का भी होने जा रहा है। कुछ हुआ? कामा फुल स्टॉप बदलाव हुआ संविधान में? भरमा करके और अंतिम जाए। हाँ माता जी ये बतिया कि फिर जितावे के यहाँ, फिर जितावे के यहाँ। ये बात इतना विस्तार से हम नहीं ले कहते कि अपनी भलाई इसी में है, आपन भलाई यही बात में है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी के जितावे के है। नहीं तो धोखा देने वाले लोग, देखिए 8 साल का इस तरह से खड़ा होकर के हिसाब देना अपने आप में बहुत हिम्मत का काम है। आज की तारीख में माननीय योगी जी स्वयं और माननीय योगी जी के कैबिनेट के सभी मंत्री किसी न किसी जिले में जाकर के जनता के बीच खड़े होकर के, आप अभी पत्रकार वार्ता हुई थी, पत्रकार लोग हमसे सवाल पूछे, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, कई सवाल पूछे कि मंत्री जी ये क्या हो रहा है, मंत्री जी उसमें क्या हो रहा है। मंत्री जी को जवाब देना पड़ा और देना पड़ेगा। तो ये पारदर्शिता के साथ, इस जिम्मेदारी के साथ माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी ने जो शैली
प्रशासन की शुरू किया है। इस जिम्मेदारी के साथ भाइयों बहनों हम लोग काम कर रहे हैं। जनता के लिए समर्पित ये सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, और उसी आत्मविश्वास के साथ कि हमें हमारे में अगर कोई कमी भी है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को कहीं हमारा पहुंचना, अभी डीएम साहब बता रहे थे कि 12 लाख से ऊपर आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, 91,000 से ज्यादा लोग उसका लाभ भी ले चुके हैं, 156 करोड़ रुपए से ज्यादा आयुष्मान कार्ड धारकों को अगर पैसे की दृष्टि से देखा जाए तो उनको लाभ मिल चुका है। लेकिन हो सकता है और भी 50,000, 10,000, 20,000 लोग ऐसे हो जिन तक वो सुविधा न पहुंच पाई हो, जिन तक उनको लाभ न मिल पाया हो। ये सारा कार्यक्रम करने के पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, मंत्रियों को जो सीख दिया है, जो कार्यशैली बताया है, इसीलिए बताया है कि यहाँ स्टॉल लगा करके आयुष्मान कार्ड का फॉर्म दिया जा रहा है, एक इस योजना का, उस योजना की जानकारी दी जा रही है। इसीलिए दी जा रही है कि 100 में से हो सकता है 80 को मिला हो, 20 को न मिला हो, तो वो 20 लोग जो है यहाँ आकर के अपना लेने। वो युवा उद्यमी, अभी मैं परसों मऊ में था, मऊ में भी वैसा ही कार्यक्रम करके कई लाख का लाभ उद्यमियों, युवा उद्यमियों को हम लोगों ने दिया। यहाँ भी 13 करोड़ रुपया शायद का चेक युवा उद्यमियों को सामूहिक रूप से दिया गया है। तो ये सारी योजनाएं जन कल्याण के लिए समर्पित हैं। जिनको मिला है उनको बधाई, जिनको नहीं मिला है उनके लिए भी हम वचनबद्ध हैं कि आपके एक एक व्यक्ति के पास पहुंचना हमारे सरकार की प्रतिबद्धता है, माननीय हमारे नेताओं की सूचना है। और इसीलिए माता जी मैं कह रहा हूं कि फिर से जितावे के। तो आप सबको मैं इस सुशासन के लिए, उत्तर प्रदेश के इस गौरवशाली समय काल के लिए, इस स्वर्ण काल के लिए मैं एक बार उत्तर प्रदेश की जनता को, जौनपुर की जनता को, पूर्वांचल की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके नेतृत्व के लिए धन्यवाद करता हूं, नमन करता हूं, अभिवादन करता हूं, और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी मैं नमन करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में हम सब ये काम कर पा रहे हैं। आप सब जनता जनार्दन को भी नमन करता हूं और फिर से याद दिलाता हूं कि वो समय काल याद करते हुए भारतीय जनता पार्टी को अपने गले से लगाए रखिए, अपने हाथों में हमारे नेताओं को उठाए रखिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।